हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, आशा करते अच्छा होगे और स्वस्थ होगे। ठीक है, देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ठीक है, बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय की तरफ से जो आमीन वगैरह की भर्तियां आई हैं, लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि एज लिमिट में क्या हमें जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, काम क्या करना होगा, और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और हमें किस किस जगह पे काम मिलेगा, क्या हमें अपने इलाके में काम मिल सकता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी जो डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बहुत शानदार ये वीडियो रहने वाली है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ का फॉर्म भरना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करना, क्योंकि हर एक स्टेप में हर एक प्रोवाइडेंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण। आप ध्यान देना, यहाँ पे संविदा पदों की बात कर दी गई है। यहाँ से ही आप लोगों के मन में डाउट खड़ी हो गई होगी। तो जी हाँ, ये संविदाएं पद हैं। ठीक है, किस पे है? संविदा पे ये पद की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप संविदा पद से इच्छुक हैं तभी इस वीडियो को आगे वॉच करें, अन्यथा वॉच ना करें, क्योंकि ये सरकारी जो है पूर्ण बहुमत से सरकारी नहीं है। तो चलिए आगे के स्टेप देख लेंगे और जो कुछ डाउट है सभी लोगों का क्लियर कर देंगे। वर्ष 2023 दिया गया है, तो जी हाँ, आप 2023 में ही हैं और 2023 चल भी रहा है, पर कोई नहीं। ठीक है, विवरण पुस्तिका, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है हमारी 12 तारीख 5वां महीना 2023, यानी 5वां महीना यानी अप्रैल मई। ठीक है, मई 12 मई को इसका जो आवेदन है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको इस तिथि को ध्यान में रखते हुए चलना है और ये भी ध्यान में रख लेना, अगर अभी नहीं भरते हो, आप 10 दिन बाद भरने की सोचते हो, तो इसको लेट नहीं करना अगर भरना है तो, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है थोड़ा बिगड़ी हुई चलती है, क्योंकि फ़िलहाल इसमें जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसमें जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं फॉर्म को सबमिट करने में। और ये जो 12 तारीख 5वां महीना 2023 है, इससे पहले आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा अगर आपको ये फॉर्म की जो जानकारियाँ हैं पसंद आएँ तो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्रों की जो सूची है उसको पहले ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा मांगे गए हैं और बहुत क्लियरिटी से मांगे गए हैं। अगर आपके पास कोई भी मिस्टेक है, थोड़ा सा भी बहुत मिस्टेक है, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला इधर देख लेंगे विवरण। ठीक है, संगठन से प्राप्त होना चाहिए, ये भी देख लेना। देखिए, सबसे पहला जो क्रम इसमें इन्होंने अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है। पहला है मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो। ठीक है, संबंधित बोर्ड समकक्ष द्वारा निर्गत, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, और चाहे अदरवाइज से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और अंक पत्र भी होना चाहिए, ध्यान देना, जिसमें आयु एवं पहचान प्रमाणित हो। अब ध्यान देना, इंटर की जो आपके मैट्रिक समकक्ष की परीक्षा होती है, जैसे इंटर यानी 12th लेवल की, ठीक है, जो 12 की हमारे लोगों की मार्कशीट होती है उसमें आयु एवं पहचान प्रमाणित नहीं होती है। तो आपको हाई स्कूल और इंटर दोनों की जो है प्रमाण लगाने होंगे। दूसरी चीज़ है अभियंत्रण डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ठीक है, जो अभियंत्रण डिप्लोमा भी आपके पास जो भी होगा, तो उससे जो है आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों देने होंगे, यानी डिग्री और मार्कशीट दोनों आपको देनी होगी। संबंधित बोर्ड समकक्ष द्वारा निर्गत। तीसरी चीज़ है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जो लोग सामान्य कास्ट के लिए हैं उन लोगों को बता दें, सामान्य कास्ट वालों के लिए जाति नहीं लगेगी, लेकिन जो समान कास्ट से बिलोंग नहीं करते, अदरवाइज ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। तो आप सभी लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगते हैं, ध्यान देना, क्योंकि ये संविदा वाली वैकेंसियां हैं, तो इसमें जो है ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत, यानी जो स्थायी निवास है, ठीक है, अभी फिलहाल जो करंट में चल रहा है, और वहाँ के अंचल अधिकारी द्वारा जो हो निर्गत होना चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए, तो वही जो है जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा। और चौथी चीज़ है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी
जो पुलिस सर्टिफिकेट होता है या स्कूल में भी आपके प्राचार्य प्रधानाचार्य जो लोग देते हैं उसके द्वारा माना जाता है। अब चरित्र प्रमाण पत्र बहुत से लोगों ने नहीं बनवाया, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, क्योंकि डाउट्स क्लियर करने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप जो है फिलहाल अभी भी बनवा सकते हो, चाहे आप 10 साल पहले अगर वो स्कूल चल रहा है फिलहाल, तो आप वहां पर जा करके आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, मुझे इस चीज़ फॉर्म भरना है। तो जो भी अगर खर्चा वगैरह लेते हैं 50-100 रुपये, तो आप वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको आसानी से चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो संलग्न हो जाएगा या मिल जाएगा। जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों उसके प्राचार्य द्वारा, यानी वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र लिया होना चाहिए, उनके द्वारा दिया गया रहना चाहिए। ठीक है। पांचवी चीज़ है आय प्रमाण पत्र। ठीक है। आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है। देखिए, अब काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने पास रखना ही होगा आय प्रमाण पत्र। तो स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा, यानी जो जाति बनाते हैं उनके द्वारा ही आप सभी लोगों को आय प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत कर रखना है, अपने पास में सुव्यवस्थित रखना है। उसके बाद में आप काउंसलिंग के दौरान कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। अब छठवीं चीज़ ये है इनकम। ठीक है। इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट बाई प्रोविडेंट इकोनॉमिकल वेरिकर सेक्शन EWS। ठीक है। EWS जो कैटेगरी के लोग हैं, ध्यान देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यानी स्थायी निवास के DM यानी SDM CO द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के निर्गत होना चाहिए। इन तीनों कोई से भी, ये तीनों जो लोग हैं, चाहे DM हो, चाहे SDM हो, चाहे CO हो, इनके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। क्या प्रमाणित किया जाता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है दिया जाता है। और सातवीं चीज़ है हाल का खींचा गया फोटोग्राफ, यानी एक पासपोर्ट साइज फोटो। और आठवीं चीज़ है बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्थायी निवास के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत, यानी जो स्थायी निवास के अंचल, यानी अंचल अधिकारी जिससे आप जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वही आपका जो है बिहार का यानी निवास प्रमाण पत्र भी बना के दे देगा। नवी चीज़ है दिव्यांगता कोटा DQ प्रमाण पत्र। अगर आप जो है दिव्यांग हैं, दिव्यांग कोटा से संबंधित हैं, तो आपको जो है दिव्यांगता कोटा का यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके लिए प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत, यानी मेडिकल बोर्ड द्वारा वो जो है प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद 11वीं चीज़ है विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत, यानी जो समक्ष होते हैं प्राधिकार द्वारा निर्गत करवाना चाहिए। क्या? उत्तर विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र। फिलहाल इतने 10 नंबर तक हैं, यहाँ तक आपके पास क्लियर है तो अन्य प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है। या आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बात कर ली है प्रमाण पत्रों की। अब दूसरी चीज़ इन्होंने जो नोटिफिकेशन में दी है वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2023 के आधार पर पैनल निर्माण। देखिए, संविदा वैकेंसी है लेकिन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। और इसमें मानदेय की बात इन्होंने की है तो देख लेंगे, नीचे लिखा गया है। एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से वीडियो बने रहना, क्योंकि छोटी बड़ी जानकारी जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और बाद में वही छोटी जानकारी जब आपको पता चलती हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बवाल या लफड़ा खड़ा हो सकता है। तो पहली चीज़ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या जो भी हो, मुझसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है उसका, संविदा नियोजक वगैरह वगैरह, तो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे का नंबर पे देखें पद नाम, पहली वैकेंसी, पद कोड, पद सखों की संख्या यहाँ पे दी गई है। पहला पद है संघ वर्ग का नाम। ठीक है। संघ वर्ग का नाम, पदों की संख्या, मानदेय। पहला है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है। जिसकी जो कुल पद दिए गए हैं वो हैं 355। ठीक है। विशेष सर्वेक्षण सहायक जो सर्वे वगैरह करने के लिए, बंदोबस्त अधिकारी, कुल रिक्तियां 355 है UAR के लिए। यानी अब इधर आप देख सकते हो एक नंबर तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि इससे आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि आखिर जो है इसमें सामान्य कास्ट के लिए कितनी सीटें हैं, SC ST के लिए कितनी सीटें हैं, EWS के लिए कितनी है, और जो है OBC के लिए कितनी है। तो आप लोगों को फार्म भरने में या समझने में इस चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अच्छे से समझ लो, मैं समझा रहा हूँ।
देखिए यूआर के लिए 145 और एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के ईबीसी के लिए 71, बीसी के लिए 37, आरसीजी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 28। अब इसमें जो मानदेय आपको मिलने वाला है वो है 62,000 से 52,202 रुपये 50 पैसे। ठीक है। ईपीएफ एंड ईएसआई का आसादान 2,797.50। मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति 4,000 प्रतिमाह 12 माह के लिए। ठीक है। ध्यान देना, आपको जो 2,797 रुपये हैं वो ईपीएफ और ईएसआई में कटने वाले हैं, और लैपटॉप व इंटरनेट की जो प्रतिपूर्ति है वो 4,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है 12 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने तक। अब इधर दिया गया है न्यूनतम योग्यता एवं अहर्ता, तो इसके लिए एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से सीबीटीई की पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियर में स्नातक 2 वर्षों व सरकारी निर्बंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव। यानी भाई साहब संविदा तो होनी चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को 2 साल, ठीक है, कुछ न कुछ यानी आपको अनुभव भी होना चाहिए। किस चीज़ से? तो एसबीटीए से पंजीकृत संस्थानों जो लोग सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की आप सभी लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है विशेष सर्वेक्षण कानून गो कुल रिक्तियाँ 758, यानी कानून गो के लिए विशेष सर्वेक्षण कानून गो के लिए 758 पोस्ट हैं, और यूआर के लिए 302 है, एससी के लिए 135, एसटी 7 है, ईबीसी के लिए 127, बीसी 91, एआरसीजी 32, ईडब्ल्यूएस 64। और इसमें जो मानदेय मिलने वाला है वो 36,000 रुपये से 29,202 रुपये, और ईएफआई ईएसआई का जो है 27,097, प्रतिपूर्ति लैपटॉप वगैरह का 4,000। यानी जो कहीं ना कहीं ईपीएफ एंड ईएसआई का वो सेम टू सेम रहने वाला है, और जो इंटरनेट लैपटॉप मोबाइल वगैरह का जो आपका प्रतिपूर्ति होगी उसके लिए भी 4,000 सेम टू सेम है 12 महीने के लिए। बट इधर दिया गया है कि जो इसमें योग्यता मांगी गई वो डिफरेंट तो रहेगा, क्योंकि पद डिफरेंट है तो योग्यता भी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो क्या डिफरेंट? देखिए एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटीई से पंजीकृत संस्थानों के 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है स्नात, ध्यान देना, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 2 वर्षों पर सरकारी निर्बंधित गैर सरकारी, मतलब सेम टू सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसमें भरो वो चाहे उसमें भरो। फिलहाल मैंने सोचा पोस्ट की वाइज अलग होगी, पर ऐसा नहीं है, वही चीज़ सेम टू सेम है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ उन्होंने दिया है विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए। विशेष सर्वेक्षण जो अमीन के लिए उन्होंने पोस्ट निकाली है बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये है 8,244 पोस्ट। कितनी? 8,244 पोस्ट हैं। यूआर के लिए हैं 3,525, एससी के लिए 1,301, एसटी के लिए 75, तो ईबीसी के लिए 1,422, बीसी के लिए 917, आरसीजी के लिए 282, ईडब्ल्यूएस 722। बहुत कम वैकेंसियां हैं एसटी वालों के लिए। तो एसटी वालों के लिए फ़िलहाल इसमें निराशाजनक बात है, पर कोई नहीं, मेहनत करेंगे तो ज़रूर निकलेगा। दूसरी चीज़ है इसमें जो मानदेय है वो है 31,000 से 24,202 रुपये, और जो ईएसआई और ईपीएफ की बात है और मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट की बात है तो वो केवल और केवल 4,000 रुपये ही रहे हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा ईएसआई और ईपीएफ का, बट मानदेय अलग अलग है। और ये तीसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है 8,244 पोस्ट हैं, इस पे जो है इसकी क्राइटेरिया भी, यानी जो इस पर योग्यता है वो भी बदली गई है। तो वो है एआईसीटीई के मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों के एसबीटीई के पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है, इसमें उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा है। एआईसीई से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों से सीबीटी से पंजीकृत, ध्यान देना, सीबीटी से पंजीकृत। अभी तक 2-3 साल थे, वर्षों से सरकारी गैर सरकारी में नॉलेज होना चाहिए, बस केवल इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, कोई नॉलेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, आपको पता ही चल चुका। चौथी चीज़ उन्होंने, चौथी जो वैकेंसी है इसमें ये है, चौथी वैकेंसी विशेष सर्वेक्षण लिपिका। इसकी विशेष सर्वेक्षण लिपिका की कुल रिक्तियाँ 744 रहने वाली है। इसमें यूआर के लिए 313, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 6, ईबीसी के लिए 132, बीसी 84, आरसीजी 22, ईडब्ल्यूएस 74। 25,000 मानदेय मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्व संस्थानों से स्नातक की डिग्री ऑनली होनी चाहिए और कोई विशेष मांग नहीं है। बट एससी के लिए बहुत ही, इसमें भी वही खास बात है, बहुत कम सीटें हैं, केवल 6 सीटें एसटी वालों के लिए हैं। तो एसटी वालों के लिए फिर से कहीं ना कहीं निराशाजनक बात है, पर कोई नहीं, मेहनत करिएगा तो ज़रूर निकलेगा।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों संस्थानों से स्नातक की डिग्री रहेगी, तो आप ही तभी आप इस फॉर्म को चौथे के लिए विशेष सर्वेक्षण लिपिका के लिए एलिजिबल माने जाओगे। नीचे कुछ नोट्स हैं, पढ़ लेंगे क्योंकि फॉर्म को भरते टाइम आप लोग ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं हर एक गतिविधि करने के लिए। तो कोई भी गतिविधि करने से पहले आप सभी लोग उसके हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज रखोगे तो बहुत बेस्ट होगा। नोट है पहला, ऊपर अंकित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। देखिए पहले ही बात में आपको डाउट खड़ा कर दिया गया है कि ऊपर अंकित पदों की संख्या की आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से बता दें, देखिए जो वैकेंसीज की डिटेल आप सभी लोगों को बताई गई हैं, उसमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अब देखिए कम भी किए जा सकते हैं, फिलहाल कम करने की तो ज़रूरत नहीं आएगी, लेकिन बढ़ा दिए जा सकते हैं। तो आप सभी लोग जो हैं वैकेंसी देख करके फॉर्म ना भरिए। वैकेंसी की जो लिमिट है, रिक्तियां हैं, वो बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है इस संविदा वैकेंसी में, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। दूसरी चीज़ है, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्तियां 50% तक परीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। ध्यान देना, जो चयन प्रक्रिया है वो पदवार कुल रिक्ति की 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा, यानी प्रतीक्षा सूची होगी उसमें, ठीक है। 50% लोगों को प्रतीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद में जो है सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। तीसरी चीज़ है, चयन चालू होने के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है। नहीं, जो चयन होंगी आप सभी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उस योजना के वर्तमान योजना की अवधि, यानी जो भी प्रेजेंट में अवधि चल रही, कितने दिनों तक आपके संविदा में काम रहेगा, तो इसका जो है अवधि विस्तार तक मान्य होगा। उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार अगर उन लोगों की आपकी जो पोस्ट है उसकी आवश्यकता रही, तो वो लोग आपकी जो है, ठीक है, वो यानी जो संस्था इसको कंडक्ट कराएगी वो आपकी जो सीट है यानी जो पद है उसको और दिनों के लिए बढ़ा सकती है। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान देना। चौथी चीज़ है, एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। ध्यान देना, अगर आप हर एक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग बार ऑनलाइन करने होंगे। यानी 4 पदों के लिए, चारों के लिए एलिजिबल हो तो 4 बार आपको ऑनलाइन फॉर्म को रिक्वेस्ट भेजना है, यानी सेंड करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद खा नंबर पे दिया गया शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता के निर्धारित डिग्री के अलावे किसी भी समकक्ष डिग्री परिवर्तन नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। यानी अगर आप दूसरी चीज़ कोई लगाते हैं इन डिग्री के अलावा तो आप लोगों की वो डिग्री अवैध मानी जाएगी, उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसकी मान्यता नहीं होने वाली है। ध्यान देना। गा नंबर है स्वास्थ्य संबंधित योग्यता। तो देखिए आवेदक को मानसिक शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि संबंधित पद और पदों के निर्धारण कर्तव्यों का निर्वहन समक्षता के पूरा कर सके, ठीक है। इस परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और इसी परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने की स्थिति में ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो भाई आपकी पीईटी भी होनी है, ध्यान देना, ठीक है। तो उसके बाद चयन उपरांत उम्मीदवार को सहायक अशैक्षणिक शल्य चिकित्सा द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत कराया जाएगा। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम पास हैं तो फिर सर्टिफिकेट जाए भाड़ में। अगर ये जो चीज़ है, ठीक है, मैं ये पीईटी कंफर्म कर लेना, पीईटी आपका होगा, 100% श्योर है। और उसके बाद राष्ट्रीयता आपकी भारत की होनी चाहिए। आयु सीमा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एज को पार कर चुके हैं, ठीक है, इस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं जो आपने देखा होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ें देखिए, अगर आप जो है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 1/1/2023 यानी 21 वर्ष, ठीक है, कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम ने 21 साल के आप होगे तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा अगर आप 19 हो, 20 भी हो, 20.5 भी हो तो आप इस फॉर्म को लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप 21 साल 1 दिन भी हो गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान देना ये जो दिनांक दिया गया है 1/1/2023 यहीं तक ही जुड़ेगा, इसके बाद से नहीं जुड़ने वाला। खा नंबर चीज़ है, विशेष सर्वेक्षण कानून गो पद के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2023 को 18 वर्ष, ठीक है। 1/1/2023 समय कॉमन है, बट अब देख लेना जो विशेष सर्वेक्षण कानून पद के लिए आई है वो केवल 18 वर्ष के लिए है। उसके बाद गा नंबर पे है विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए न्यूनतम आयु वो है 18 वर्ष, वो भी 18 है। लेकिन घा नंबर जो चौथी है हमारी वैकेंसी
विशेष सर्वेक्षण लेपिका पद के लिए न्यूनतम आयु वो है 21 वर्ष, फिर भी इसमें 21 वर्ष मांग लिया गया है। तो ध्यान देना, अगर आप 19-18 के हो, 20 के हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब दूसरी चीज़ है, आयु की अधिकतम सीमा के प्रभाव से माना जाएगा, यानी 1/1/2003 के प्रभाव से माना जाएगा। प्रभाव बोलें तो इतने दिन के बीच में अगर आप 21 को कन्वर्ट करते हो, 18 को पार करते हो, तभी आप माने जाओगे, अन्यथा अगर आप फरवरी में करते हो तो आप नहीं माने जाओगे। उसके बाद है, अब इसमें नीचे ही दिया गया है, उपरोक्त कंडिका 2 में वर्णित पदों के लिए समान प्रशासन विभाग सरकार द्वारा निर्गत संपर्क ज्ञापन वगैरह वगैरह अधिकतम आयु की अर्हता कोटिवार है। आरक्षण देखिए, अब आरक्षण लोगों को कैसे मिलेगा, ये चीज आपको दिखाई जा रही है। देखिए, पहली जो है आरक्षित वर्ग के लिए, पुरुष के लिए है, ओबीसी के लिए 37 वर्ष। ठीक है, आप 37 वर्ष तक आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। खा नंबर पे है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला 40 वर्ष तक। ठीक है, 40 वर्ष तक अगर आप हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। गा पे है अनारक्षित वर्ग, तो वो भी 40 वर्ष ही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला वो है 42 साल। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 10 वर्षों की छूट रहेगी, यानी 42 से हो जाएगा 52। ठीक है, क्या हो जाएगा 52। ठीक है, अब आरक्षण कोटि, आरक्षण नीति वगैरह कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। और इसमें नीचे देखेंगे दिव्यांग कोटा का सर्व, तो अगर दिव्यांग कोटा से हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं दृष्टि दिव्यांग 3 है, मतलब इसकी भी है जो है इसमें वैकेंसियाँ हैं, तो वो कैसी है, मनोविज्ञान बहुद्य विज्ञान 3 है, चलन दिव्यांग 4, ऐसे ऐसे वैकेंसी हैं। मतलब जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है उसमें 165 पद रहेंगे, टोटल 82। अगर आपके जो है दिखता नहीं आपको, तो 82 पद हैं आप लोगों के लिए। भूमि विधिकार के लिए 82 हैं, और चलन दिव्यांग के लिए 83 हैं। मनोविकार यानी आपका दिमाग खराब है तो आप 83 पद उन लोगों के लिए है। ठीक है, फिलहाल तो दिमाग जिसका खराब है उस लोगों के लिए भी है, लेकिन उतना ज़्यादा दिमाग ना खराब होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, तो वो चल जाएगा। अनुभव देखेंगे, अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ दे नहीं है। अगर आप अनुभव लिए हुए हैं तो बट उसके कोई अंक आपको नहीं मिलने वाले, वो केवल आपको प्री के तरीके पे है कि आप वो क्वालिफिकेशन रहना ही चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। परीक्षा प्रक्रिया देखना, तो जो परीक्षा प्रक्रिया रहने वाली है, यह परीक्षा प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में भी कन्वर्ट की जा सकती है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड की परीक्षा जो माध्यम है वो अंग्रेजी और हिंदी होगा। चौथी चीज़ है, परीक्षा पूछे गए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के 4 तथा गलत के -1 होंगे, जो सभी में होते हैं 1/4। पाँचवीं चीज़ है, सॉरी हाँ, पाँचवीं चीज़, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। छठवीं चीज़ है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। उसके बाद सातवीं चीज़ है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की सभी 100 प्रश्नों के पद कोड संख्या 1, 2, 3 खंडों तथा पदों संख्या 4 के लिए खंड 100-150 से पूछा जाएगा। इस प्रश्नों के उत्तर प्रश्न खंड एवं प्रत्येक प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। अब नीचे देख लेंगे, देख लीजिए कहाँ कहाँ से रहेगा। ठीक है, स्नातक वगैरह वगैरह इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे हम देख लेंगे। ठीक है, विशेष फिलहाल जनरल स्टडीज़ सिविल आप यहाँ देख पाएंगे। प्रश्न विषय जो रहेगा वो पहले पे है सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरे से रहेगा जनरल स्टडीज़ और सिविल इंजीनियरिंग से, तीसरे से जनरल स्टडीज़ और सिविल इंजीनियरिंग, और चौथे से रहने वाला है जनरल नॉलेज, जीएस, मैथमेटिक, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये 4 चीज़ें इस वाले में रहने वाली। फिलहाल कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट कठिन तो है उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रक्रिया इस पे नहीं की है। ऑनलाइन आवेदन देखेंगे तो ऑनलाइन जो आवेदन है वो वेबसाइट उसकी लिंक दी गई है। वेबसाइट है वेबसाइट का नाम है BCE, ठीक है, bcboldbihar.gov.in पर जा कर के आप इसका जो फॉर्म है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप जा कर के इसे भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट इसमें इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल डिक्रोटेड फ्रॉम लैंड रिकॉर्ड्स सर्वे पर आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश दिखाए गए उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह से पढ़ लें। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी इसे फ़िलहाल मैं बताने वाला नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हो कि हमें फॉर्म भरना बताएं, हम खुद से भरना चाहते हैं, तो आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भर लोगे। कमेंट करना अगर आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा तो। ठीक है, अब इसके आगे देख लेंगे, कुछ अगर ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं तो आपको हम तुरंत बता देंगे। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी रहने वाली है, आपको पेमेंट अभी फ़िलहाल इस पर, हाँ देख लीजिए, पेमेंट की बात रही तो पेमेंट देखना
उपयुक्त विधि के परीक्षा शुल्क का भुगतान संबंधित आवश्यक विवरण। यदि आप UR, EWS, OBC, BC मेल फीमेल हैं तो आपसे 800 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप SC, ST, DQ मेल फीमेल हैं तो आपसे 400 रुपये लिए जाएंगे। सीधे सीधे 400 रुपये SC, ST वालों के लिए कम हो जा रहे हैं। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो इसके लिए, ठीक है, तो वो 800 रुपये आपके लगने वाले हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, स्टेप 8 वगैरह है कि आप डाउनलोड वगैरह कर लेंगे, कोई वो नहीं है। 800 रुपये 400 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो परीक्षा शुल्क भुगतान प्रारंभ हुई 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल 13-14 तारीख बीच में वीडियो बन रही है, तो ये आप लोगों को फॉर्म स्टार्ट हो चुका होगा भरना 12/5/2023। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 12 मई। ठीक है, उसके बाद है चालान का 10 तारीख 5वां महीना है, यानी 10 मई ही है। चालान करने का, पेमेंट करने का 12/5 है, यानी 12 तारीख ही है वगैरह। ठीक है, अब नीचे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रवेश पत्र जो है, प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद ही आप लोगों को प्रवेश पत्र मिलने वाले हैं। और जो मेरिट सूची है, ध्यान देना, प्रत्येक पद के लिए पदावार मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा अपने पद संवर्ग इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा उनके द्वारा प्राप्त कुल लब्धांक टोटल मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। दूसरी चीज़, यदि कोड 1, 2, 3, 4 किसी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्त होने वाले लाभांक बराबर होगा तो मेधाक्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाएगा। जिस उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा 1 प्राप्त के अनुसार निर्धारित अंक के प्राप्त के अनुसार होगा, अर्थात खंड ए जिसका अंक अधिक होगा उसका मेधाक्रम ऊपर रहेगा, यानी जो खंड ए रहने वाला है उसका अधिक रहेगा तो वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर फिर अनिर्णायक स्थिति हो तो जिस उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा विषय खंड बी अधिक अंक प्राप्त होगा उसका मेधाक्रम ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा वगैरह है। ठीक है, फिलहाल ये ऐसी ज़्यादा सिचुएशन आती नहीं है, अगर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपना कर लेना है। अगर आप कट ऑफ के अंदर हो तो वो अपना कर लेंगे, जैसे भी करना होगा। काउंसलिंग अंतर्विष्ट इंटरव्यू जिसे बोलते हैं, तो जो मेधा सूची में रहेंगे उनसे जो है कुछ क्या बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह होंगी। वो कहाँ होंगी? बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, यानी कुछ नहीं करना, उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच करनी है। और काउंसलिंग देखिए, जो इंटरव्यू के संबंध में समकक्ष में जानकारियाँ मेधा सूची की सम्मिलित होगी उसमें फिलहाल समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा जो लोग उसमें सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, अब नीचे कोई देखेंगे जानकारी है तो आपको बताते हैं ज़रूर। तो फिलहाल अब जो है इंग्लिश वार चालू हो चुका है, अब कोई जानकारी बची नहीं है आप सभी लोगों को जानने के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर जो सब्सक्राइब करना है। ऐसे लेटेस्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिसें आती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चैनल भी नया है तो हम लोगों के पास उतना ज़्यादा असिस्ट नहीं है, पर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो 100% बहुत आगे तक आप लोगों को मदद करेंगे हम लोग। चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो, क्योंकि जो नए नए न्यूज़ आएंगे, एजुकेशन न्यूज़ आएंगे, इससे रिलेटेड, अदरवाइज कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा। आशा करते वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर जो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।